में चले जाएंगे, बाकी जो लोग फ्रेश और नए आए वो बैठे रहेंगे इसी क्लास में, ठीक है। हाँ, पहले ऑर्गेनिक, उसके बाद फिर सॉलिड स्टेट। हाँ, ऑर्गेनिक में हम लोग ने कल क्लासिफिकेशन देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उसको दो तरह से क्लासीफाई किया था, ओपन चेन, क्लोज चेन। एक था ए साइक्लिक, दूसरा था साइक्लिक। अच्छा, ओपन चेन को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था दो तरह से, सैचुरेट और अनसैचुरेट। सैचुरेट मतलब तृप्त, ठीक है, अनसैचुरेट अतृप्त। हाँ, जो तृप्त है, सैचुरेट है, उसमें आता है एल्केन, जिसका जनरल फार्मूला था CnH2n+2। और जो अनसैचुरेट है, अतृप्त, उसको हमने दो तरह से डिफाइन किया था, एल्कीन और एल्काइन। हाँ, एल्कीन का जनरल फार्मूला था CnH2n बस, और एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो एल्कीन भी अनसैचुरेट है, एल्काइन भी अनसैचुरेट है, अतृप्त है। किस बात की अतृप्ति है? इनको हाइड्रोजन की अतृप्ति है, इनको हाइड्रोजन चाहिए। अच्छा, जो एल्केन है, जिसको हमने CnH2n+2 बताया था, इसको हम पैराफीन बोलते हैं, पैराफीन्स, परम अफीन्स। परम्स मतलब लेस, एफीन्स मतलब एफिनिटी, मतलब लेस रिएक्टिविटी। जितने भी एल्केन है, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन है, जिसमें केवल सिग्मा है, पाई बॉन्ड नहीं है, वो सब पैराफीन्स हैं, दे आर लेस रिएक्टिव। हाँ, जो कि अनसैचुरेट है, अतृप्त है, जिनके अंदर पाई बॉन्ड है, दे आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जिस मालिक्यूल में आ जाएगा, समझ लेना उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तुम्हारे सामने 4 मालिक्यूल रख दे, बीच पूछे विच मालिक्यूल हाईली रिएक्टिव, खोजो उसमें कहीं पाई है। जिसमें पाई दिख जाएगा हाईली रिएक्टिव है, और जिसमें सिग्मा बॉन्ड दिखेगा समझो लेस रिएक्टिव है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। अब पाई बॉन्ड क्या होता है? कमज़ोर होता है, फर्स्ट से टूट जाता है। अब जब कोई टूटेगा तो कुछ बनेगा, टूटेगा तो कुछ नया बनेगा, मतलब कुछ रिएक्टिविटी आएगी। तो अनसैचुरेट मालिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एमाइड, सब में पाई बॉन्ड है, दे आर हाईली रिएक्टिव। लेकिन एल्कीन लेस रिएक्टिव, इसलिए एल्कीन को बोलते हैं पैराफीन्स, और एल्कीन को बोलते हैं ऑलिफीन्स। क्यों बोलते हैं ऑलिफीन्स? हाँ, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग ऑयल, ये ऑयल सब्सटेंस बना लेते हैं, इसलिए बोलते हैं ऑलिफीन्स। अच्छा, ये जो ऑलिफीन्स है, एल्कीन और एल्काइन, दे आर अनसैचुरेट, इसमें हाइड्रोजन की कमी है। तो कितनी कमी है, कितनी हाइड्रोजन की कमी है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डिफिशिएंट इंडेक्स, HDI। और उसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, अनसैचुरेशन। तो कितना अनसैचुरेशन है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, DU। एक नाम दिया था DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब अतृप्त है तो कितना अतृप्त है, ठीक है। हाइड्रोजन की कमी है तो कितनी कमी है, उस कमी को बोलते हैं हाइड्रोजन डिफिशिएंट इंडेक्स। और हमने ये कहा था कि एक पाई बॉन्ड जो होता है वो एक साइकिल के इक्वल होता है, एक पाई बॉन्ड एक साइकिल के इक्वल। इस पाई बॉन्ड को यहाँ से हटा के टर्मिनल कार्बन पे लगा दें तो एक पाई साइकिल के बराबर हो जाता है, इसलिए हमने इसका नाम दिया था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू साइकिल, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू साइकिल। तो चाहे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोले, चाहे हम HDI बोले, चाहे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोले, एक ही बात है। ये सारी बातें शो करती हैं अतृप्ति को, अनसैचुरेशन को, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अच्छा, DU का मतलब हमने ये कहा था कि DU का मतलब है उस मालिक्यूल में कितने हाइड्रोजन ऐड कर दें ताकि वो ओपन चेन सैचुरेट में कन्वर्ट हो जाए, इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और किसी मालिक्यूल में कितना अनसैचुरेशन है उसको नापने के लिए हमने 2 कंसेप्ट सुनाया था। पहला कंसेप्ट है कि यदि स्ट्रक्चर दिया हो तो क्या करोगे, और फॉर्मूला दिया है तो क्या करोगे। तो बात स्ट्रक्चर की चल रही थी, याद करो। हाँ, स्ट्रक्चर दिया है तो DU निकालने के लिए कंसेप्ट क्या था? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। किसी स्ट्रक्चर में हम पाई बॉन्ड और रिंग की संख्या को ऐड कर दें तो हमको DU मिल जाएगा, और DU 1 आता है, इसका मतलब उस मालिक्यूल में एक हाइड्रोजन ऐड कर दो तो वो सैचुरेट में आ जाएगा। जिसका DU 2 आएगा मतलब 2 हाइड्रोजन मालिक्यूल ऐड करने पर वो सैचुरेट हो जाएगा। DU 3 आया तो 3 हाइड्रोजन मालिक्यूल ऐड करने पर वो सैचुरेट में आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, मान लो स्ट्रक्चर तुम्हारा 3 डायमेंशनल है, 3D स्ट्रक्चर दे दिया है, तो DU निकालने के लिए हमने क्या कहा था? उस स्ट्रक्चर में इतने बॉन्ड तोड़ो ताकि वो स्ट्रक्चर ओपन चेन
सैचुरेट में कन्वर्ट हो जाए उसको कहेंगे DU। समझ में आया? यहाँ तक बात हो चुकी है और यहाँ तक कि हमने क्वेश्चन लगवाए भी हैं, लेकिन फार्मूला जब देगा तो कैसे निकालेंगे DU आज हमको ये बताना है। हाँ, लेकिन एक स्ट्रक्चर हम चेक कर लें ज़रा, एक तो चेक कर लें। मान लो तुमको स्ट्रक्चर दिया है, हाँ, इसका DU बताओ, इसका DU बताओ। इसका DU बताओ, बोलो। हाँ, इसका DU 3 है। कैसे पता है 3? हाँ, ये स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है। ये स्ट्रक्चर क्या है? 3 डायमेंशनल। इसमें हम 3 बॉन्ड तोड़ेंगे, ये ओपन चेन में कन्वर्ट होगा। कैसे? देखो, एक ओपन चेन सैचुरेट में कन्वर्ट होगा, ओपन चेन सैचुरेट। एक बॉन्ड तोड़ा, 1 2 3, देखो ओपन चेन हो गया, ओपन हो गया। तो 3 बॉन्ड तोड़ने से ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया, ओपन चेन सैचुरेट में आ गया, ट्रिप्ट हो गया, मतलब इसका DU हो गया 3। अच्छा, इसका DU पूछेगा तो हाँ, पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। और रिंग कितनी है? 1 2 3। तो 3 पाई बॉन्ड और 3 रिंग मिला के इसका DU हो गया 6। बोलो, समझ में आया? तो जब तुमको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देगा तो उस केस में पाई बॉन्ड और रिंग गिन लिया करो, और 3D स्ट्रक्चर देगा तो बॉन्ड तोड़ के निकालना। कर लोगे ना? बोलो, ये हमने कल बता दिया था। अच्छा, ये तो हमने सॉल्व किया है ना। एक तो जरा तुम लोग सॉल्व कर दो, 3D स्ट्रक्चर देते जरा। हेक्सागोनल SCP स्ट्रक्चर है। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। बताओ इसका DU क्या होगा? अरे 3D है, इसको तोड़ के बॉन्ड तोड़ के निकालेंगे। देखा जाए, बस जाओ, रिंग दिख जाए खोलते जाओ, जो रिंग दिखती जाए खोलते जाओ। बताओ, एक रिंग दिख रही है तुमको, ये वाली, ये रिंग दिख रही है? हाँ, यहाँ से खोल दो। कितना बॉन्ड तोड़ा? 1। अच्छा, इसको यहाँ से खोल दो, ये रिंग भी खुल गई। 2। अच्छा, इसको यहाँ से खोल दो, 3। ठीक है, और यहाँ से खोल दो, 4। और कोई दिख? 5 और 6। हाँ, एक कहीं से खोल दो, यहीं से खोल दो। बोलो, रिंग खुल गई पूरी। नहीं समझ में आया? बोलो, ये पता 3D है, ये पता चलता 3D था ये। बोलो, 3D रहे तो बॉन्ड तोड़ के, और 2 डायमेंशनल रहे तो पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। क्लियर? अच्छा, ये तो स्ट्रक्चर रहेगा। तब मान लो फार्मूला दे तो क्या करोगे? देखो सामने फार्मूला देगा तो कैसे निकालोगे? हाँ, इफ फार्मूला इज गिवन, फार्मूला गिवन, तो उसके उसमें DU कैसे निकालोगे? तो ये होगा DU इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बाई U। ये है फॉर्म, इससे निकालोगे। बताए थे कल?
अच्छा ये क्या था, कार्बन की संख्या, ये हाइड्रोजन की संख्या, ये हेलोजन की संख्या, ये नाइट्रोजन की संख्या, बोलो। और इसमें यदि ऑक्सीजन किसी फार्मूले में दिया है तो उसको इग्नोर कर देना, उसको कंसीडर मत करना। इस फार्मूले से तुम ड्यू निकालोगे, बोलो, बताया था हमने। अच्छा अब तुमने फार्मूले से ड्यू निकाल लिया मान लो, अब बता बेंजीन का हम लोग ने ड्यू निकाला था फार्मूले से, तो बताओ 4 आया था। इसका फार्मूला निकालोगे तो ड्यू 4 आया था कि नहीं, इसका ड्यू क्या था 4। और स्ट्रक्चर से भी निकालोगे तो भी 4 आएगा, तब भी देखो 1 2 3 पाई और एक रिंग। स्ट्रक्चर से निकालोगे तब भी 4 आएगा, और फार्मूले से निकालोगे तब भी ड्यू 4 आएगा। बोले यहाँ तक हो चुका है। अच्छा कुछ प्रॉब्लम लगवाया भी था क्या, और दिया था प्रॉब्लम, ये दिया था C7H8O, दे चुके हैं, निकालो जरा, निकाल लियो क्या, दिए थे क्या, निकाल लिया, क्या आया ड्यू, हाँ ड्यू 4 आया। इसका मतलब ड्यू इसका 4 आ रहा है, मतलब इस स्ट्रक्चर में भी बेंजीन होगा, क्योंकि बेंजीन का ड्यू 4 आता है। तो मतलब कोई स्ट्रक्चर का ड्यू 4 आ रहा है, मतलब उसमें बेंजीन की पॉसिबिलिटी है। और जब पता है कि बेंजीन की पॉसिबिलिटी है तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बताओ बेंजीन पहले बना लो फट से, ये बेंजीन बना लिया। अच्छा कितने कार्बन है, 7, इसमें कितने हैं, 6, एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो एक कार्बन एक्स्ट्रा जोड़ दो, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो तुम्हारा इस कार्बन से एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुका है, बाकी 3 हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। तो बताओ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, क्यों घबरा रहे हो, सब कर रहे हैं। हाँ बताओ कितने हाइड्रोजन लग गए, 8, गिनो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लग गए। अच्छा बचा क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है पता है। तो क्या करो CH के बीच में O लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, बन गया स्ट्रक्चर। अभी किसी ने पूछा कि जो आप हमको ड्यू बता रहे हैं, नीचे हमसे किसी पूछा कि जो बता रहे हैं इसका हमको स्कूल में फ़ायदा क्या होगा, बोर्ड के एग्जाम में फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि तुमसे कोई फार्मूला दे दे, पूछे इसके आइसोमर बनाओ, क्या बनाओ, तो तुम क्या करो उस फार्मूले का पहले ड्यू निकालोगे। मान लो ड्यू उसका 4 आया तो पता बेंजीन की पॉसिबिलिटी हो गई, तो तुम सीधे पहले कॉपी बेंजीन बना लोगे। अब बेंजीन बनाने के बाद फिर तुम क्या करोगे, उस फार्मूले से उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लोगे। अब पता स्ट्रक्चर बनाने में तुमको हेल्प मिली कि नहीं मिली। अब ये तो आइसोमर ही तो है, ये सब क्या है, आइसोमर तो है। आइसोमर का मतलब फार्मूला सेम रहेगा, कंपाउंड डिफरेंट। तो ये बताओ अलग अलग कंपाउंड है, और हमको आइसोमर ही तो पढ़ाना है इसके बाद। तो आइसोमर की तैयारी हो रही, समझो किसी फार्मूले के डिफरेंट कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड डिफरेंट, फार्मूला क्या रहेगा, सेम। तो फार्मूला कैसे, फार्मूले से स्ट्रक्चर कैसे बनाए, बनाने में ड्यू तुमको हेल्प करेगा। समझ में आया। ये क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आते हैं, कोई फार्मूला दिया रहेगा, अब बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसके आइसोमर बनाओ। तो हम कैसे बनाएं स्ट्रक्चर, शुरुआत कैसे करें, तो पहले ध्यान से देखो उसका ड्यू क्या है। मान लो उसका ड्यू 1 आता है, मान लो उसका ड्यू 1 आता है, इसका मतलब उसके स्ट्रक्चर में या तो एक पाई होगा या तो एक रिंग होगा। तो हम स्ट्रक्चर बनाते समय एक पाई और रिंग को फोकस करेंगे, बस ध्यान में रखेंगे, मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मान लो उसका ड्यू 2 और 2 आ रहा है, तब इसका मतलब उसके स्ट्रक्चर में या तो तुम्हें 2 पाई बनाना है, या तो एक पाई और रिंग बनाना है, या तो 2 रिंग बनाना है। इस बात को ध्यान में रख के तुम जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। वो स्ट्रक्चर क्या होंगे, आइसोमर, दे आर आइसोमर। नहीं समझ में आया, ये ड्यू हम क्यों पढ़ा रहे हैं तुमको, इसका फ़ायदा आगे मिलेगा तुमको, बोलो समझ में आया, इसलिए पढ़ाया गया तुम लोग को। हाँ एक और चेक कर ले, मान लो तुमको फार्मूला दिया गया C3H8O, बता इसका ड्यू क्या आ रहा है, बोलो। इसका ड्यू 0 आ रहा है, मतलब तुमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर में पाई का इस्तेमाल मत करना, न तो रिंग बनाने की कोशिश करना। जहाँ तुम पाई और रिंग बनाओगे वो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो मतलब तुमको एक रास्ता मिला ना स्ट्रक्चर बनाने, कैसे स्ट्रक्चर बनाए, अब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे बन जाएगा। बताओ कितने कार्बन तुम्हारे पास, 3, तो 3 कार्बन बना दिया। अब पता है पाई नहीं लगाना, नहीं लगाएंगे पाई, ठीक है। अच्छा तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन है, पहले कितने हाइड्रोजन है, 8, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, 4
5, 6, 7, 8 लग गए। अब बताओ ऑक्सीजन है ना, तो इस ऑक्सीजन को उठा के यहाँ बीच में लगा दो, यहाँ पर COH, बताओ अल्कोहल बन गया। अच्छा इस ऑक्सीजन को बीच में लगा दो तो ईथर बन गया, ईथर। तो या तो अल्कोहल बना सकते हो या तो ईथर बना सकते हो, लेकिन एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में पाई होता है, कीटोन में पाई होता है, नहीं बना सकते क्योंकि पाई है ही नहीं इसमें। तो एल्डिहाइड कीटोन के बारे में सोचना भी मत। तो बताओ तुमको हेल्प मिली कि नहीं? ये फ़ायदा है तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम में। अब जैसे किसी ने पूछा ना कि इसको फ़ायदा हमको बोर्ड में क्या है, आप ड्यू पढ़ाएं, हमको बोर्ड में क्या फ़ायदा होगा, यही फ़ायदा है। अच्छा 2016 में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, वो दिए तुम लोग को? नहीं दिए थे? वो लगाओ। 2016 में इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था। हाँ क्वेश्चन ये आया था, देखो क्वेश्चन 2016 का ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल फॉर फार्मूला C4H6। ये C4H6 फार्मूले के कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन क्या दिया देखो, पहला ऑप्शन दिया है ये, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है दूसरा ये, तीसरा ऑप्शन दिया है और चौथा ऑप्शन दिया है क्या क्वेश्चन है? कौन सा स्ट्रक्चर इसका नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऑप्शन दिए हैं, बोलो। हाँ ये कैसे खोजा? हाँ इसका ड्यू क्या निकाला है, इसका मतलब या तो 2 पाई हो, या तो 2 रिंग हो, या 1 पाई 1 रिंग। बता यहाँ 2 पाई है ना, पॉसिबल है, 1 पाई 1 रिंग है, पॉसिबल है। इसमें देखो 1 पाई रिंग पॉसिबल है, इसमें 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 2 रिंग है पॉसिबल है, लेकिन इसमें 2 पाई और 1 रिंग पॉसिबल। इसकी वजह से आंसर हो गया डी। पॉसिबिलिटी ये सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, इसकी वजह से आंसर हो गया डी। ये क्वेश्चन 2016 में आया था। अब समझ लो क्वेश्चन कैसे आता है। तो जो फार्मूला है उसका ड्यू निकालोगे, स्ट्रक्चर का ड्यू निकालोगे, दोनों का ड्यू मैच कर गया, पॉसिबल है, मैच नहीं किया, पॉसिबल नहीं है, बात खत्म। क्वेश्चन ऐसे आएगा। आया समझ में? हाँ हम लोग कर क्या रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने 2 तरह से क्लासिफाई किया था, एक ओपन चेन एसाइक्लिक और दूसरा क्लोज चेन साइक्लिक। हाँ तो ओपन चेन हो चुका है, ओपन चेन को हमने क्लासिफाई कर लिया। इसको क्लासिफाई किया था सैचुरेट अनसैचुरेट, सैचुरेट को क्लासिफाई किया था एल्कीन एल्काइन, हो गया। अब इधर आ जाओ, क्लोज चेन में हम लोग जो रिंग के क्लोज चेन वाला रिंग साइक्लिक, इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे 2 तरह से, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा होगा हेट्रोसाइक्लिक।
अब तुम्हारे सामने 4 कंपाउंड रख दे, अब पूछे विच होमोसाइक्लिक विच हेटेरोसाइक्लिक, तुमको कंपाउंड देके टिक मारना है। क्या देखोगे? होमोसाइक्लिक की पहचान क्या? होमोसाइक्लिक का मतलब साइकिल के सारे एटम आइडेंटिकल। होमो मतलब आइडेंटिकल, साइकिल के सारे एटम यदि आइडेंटिकल हैं तो कहोगे होमोसाइक्लिक, और साइकिल के सारे एटम आइडेंटिकल नहीं है तो कहोगे हेटेरोसाइक्लिक। अच्छा, साइकिल बनाने की क्षमता कार्बन के पास है, कार्बन की टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड, तो जो कि कार्बन ही साइकिल बना सकता है तो इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। होमोसाइक्लिक का ही दूसरा नाम क्या हो गया? कार्बो साइक्लिक। मतलब साइकिल के सारे एटम क्या होंगे? कार्बन। जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, दिख रहा है कि नहीं? दे आर कार्बोसाइक्लिक। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा? साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम होगा, कोई और एटम। जैसे ये देखो, यहाँ नाइट्रोजन लगा दो, अब देखो यहाँ नाइट्रोजन आ गया। साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम, नाइट्रोजन, दिस इज हेटेरोसाइक्लिक। अच्छा, ये देखो बीच में ऑक्सीजन है, ये भी हेटेरोसाइक्लिक हो गया। तो क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये है कार्बोसाइक्लिक और ये है हेटेरोसाइक्लिक, क्योंकि साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम है अदर देन कार्बन, तो कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक। तो हमने साइकिल को क्लासीफाई 2 तरह से किया, कार्बोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। मेरी बात समझ में आई? आई। तो ज़रा ये बताओ, ये किस में आता है? मान लो पूछे ये द एग्जाम्पल ऑफ होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, जोर से बोलो। हाँ, होमोसाइक्लिक, क्योंकि साइकिल के सारे एटम क्या है? कार्बन। हेटेरो एटम जो है वो रिंग से अलग है ना, साइकिल से अलग है, उससे कोई मतलब नहीं। रिंग का तो एटम कार्बन है ना, तो दे आर कार्बोसाइक्लिक। इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। आया समझ में? अच्छा बताओ, ये किस में आएगा? बोलो। ये हेटेरोसाइक्लिक में आएगा। अच्छा, अब कार्बोसाइक्लिक को भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे 2 तरह से, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक को भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे 2 तरह से, एक बेंजेनॉइड, और दूसरा नॉन बेंजेनॉइड। तो कार्बोसाइक्लिक को हमने क्लासीफाई किया एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। हाँ, किसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक? एलिसाइक्लिक का मतलब क्या? कोई पूछे व्हाट इज एलिसाइक्लिक? एलिसाइक्लिक है क्या? देखो, ये शब्द जो है ना, एलिसाइक्लिक किससे बना है? एलिफैटिक प्लस साइकिल को मिला के ये शब्द बनाया गया एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक प्लस साइकिल को मिला के शब्द बनाया एलिसाइक्लिक। इसका मतलब ये है, ये ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है जो कि एलिफैटिक है, सैचुरेट है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी एल्केन की तरह होगी। रहेगा साइकिल, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी, उनकी जो केमिस्ट्री रहेगी वो एलिफैटिक, एल्केन की तरह। तो नाम रख दिया एलिसाइक्लिक। नोट करो, अलग लिख लो। एलिसाइक्लिक आर दो साइक्लिक कंपाउंड विच रिजेंबल। Alicyclic are those cyclic compound which resemble with aliphatic compound. Resemble with aliphatic compound. Resemble with aliphatic compound, जो कि एलिफैटिक की तरह सिमिलरिटी शो करे। जैसे एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, बाईसाइक्लो, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है।
ये सब एलिसाइक्लिक है ये साइकिल की तरह, लेकिन इसकी जो रिएक्शन है, प्रॉपर्टी जो है सिमिलर टू एलिफैटिक, एल्केन की तरह है, तो नाम रख दिया एलिसाइक्लिक। बोलो बात समझ में आ गया? अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए स्ट्रक्चर तो हम देख के बता देंगे कि साइकिल तो दिख रही है और सारे कार्बन सैचुरेट दिख रहे हैं, कहीं भी पाई बॉन्ड दिख नहीं रहा है, तो मतलब एलिसाइक्लिक होगा। स्ट्रक्चर देखे तो समझ में आ गया, लेकिन यदि फार्मूला दे दे कोई मॉलिक्यूल का फार्मूला, अब पूछे ये एलिसाइक्लिक है या नहीं, चार्ट और फार्मूला दे दे, अब पूछे इसमें कौन एलिसाइक्लिक है, फार्मूला देख के टिक मारना है, तो वो कैसे बताएंगे हम? हाँ बोलो, उसका ड्यू, ये भी सही तरीका है, उसका ड्यू क्या आएगा? जीरो। जीरो का मतलब पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन पता, लेकिन ड्यू 1 आएगा। हाँ ड्यू 1 आएगा, मतलब उसमें रिंग एक है, रिंग है, उसमें रिंग है। ड्यू 0 आने का मतलब वो तो ओपन चेन हो गया ना, लेकिन यहाँ रिंग है तो निश्चित ड्यू 1 कुछ आएगा। बता इसका ड्यू कितना आएगा? 1 आएगा। इसका ड्यू कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो क्लियर? अच्छा, एलिसाइक्लिक का जनरल फार्मूला क्या है? इसका जनरल, जैसे एल्केन का फार्मूला क्या था? CnH2n+2। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। एलिसाइक्लिक का जनरल फार्मूला क्या? बोलो। CnH2, मतलब ये फार्मूला बता रहे हो, CnH2n ये बता रहे हो। बोलो। और देखो बुक में फार्मूला दिया भी है, यही फार्मूला एलिसाइक्लिक का फार्मूला CnH2n दिया है, लेकिन ये फार्मूला गलत है। ये फार्मूला गलत है क्योंकि ये फार्मूला केवल एक रिंग तक के लिए सही है। जहाँ 2 रिंग आएगी, 3 रिंग आएगी, ये फार्मूला तुम्हारा गलत हो जाएगा। और जो हम फार्मूला तुमको देने जा रहे हैं वो 1 रिंग हो, चाहे 2 रिंग हो, चाहे 10 रिंग क्यों ना हो, सब में सही होगा। और वो फार्मूला क्या है? देखो सामने, वो फार्मूला है CnH2n+2 ये फार्मूला है। तो बुक का फार्मूला CnH2n को क्रॉस करके अब ये फार्मूला नोट कर लो। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये एलिसाइक्लिक का जनरल फार्मूला है। फिर तुम कहोगे हम कैसे माने कि आपका फार्मूला सही है या ऑलराउंडर है? अब बुक का फार्मूला लिमिटेड केस में है, यदि है तो प्रूफ करिए। सामने देखो। हाँ पहले इसको हम प्रूफ कर दें कि इस एक साइकिल में सही है लेकिन 2 में फेल है। कैसे? देखो, हाँ एक साइकिल में सही, बताओ इसमें कितने कार्बन है? 6, तो N की जगह 6 रखाएगा, N की जगह 6, तो H की जगह क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बोलो आएगा ना? इसका मतलब इसमें 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, क्योंकि फार्मूले में 12 हाइड्रोजन दिखा रहा है, तो यहाँ भी 12 हाइड्रोजन आने चाहिए। आएंगे, 12 आएंगे। देखो सामने, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1, 2, बाकी 2 हाइड्रोजन होगा। अच्छा यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। गिनो कितने हो गए हाइड्रोजन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ तो गए। सही तो है। मतलब ये फार्मूला एक रिंग में सही हो गया, इस सब में सही होगा, कर लो, सब में सही होगा, लेकिन यहाँ फेल हो जाएगा। 2 रिंग आया, 3 रिंग फेल। 2 रिंग में पहले दिखाते तुमको, 2 रिंग में फेल हो गया, 2 रिंग में ही फेल हो जाएगा ये तो। देखो सामने कितने कार्बन है, गिनो जरा। बताओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कार्बन है इसमें। कितने? 10। तो N की जगह रखा आएगा 10, तो H की जगह 20। तो इसका मतलब जब यहाँ 10 कार्बन है तो हाइड्रोजन 20 होने चाहिए। करके देख लो, 20 नहीं है, 18 है। कैसे? हाँ इस कार्बन की वैलेंसी 4, 1, 2, बाकी 2 हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ होगा 1 हाइड्रोजन। जब इस कार्बन से 1, 2, 3, चौथा हाइड्रोजन 1 लगेंगे। यहाँ कितने लगेंगे? 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ लगेगा 1। गिनो कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 हाइड्रोजन मांग रहा है, जबकि तुम्हारे पास कितने हैं? 20। मतलब ये फार्मूला बाईसाइक्लिक में फेल हो गया। अब मेरा फार्मूला लगाओ। मेरा फार्मूला मोनो में भी सही लगेगा, 2 रिंग होगा तब भी सही, 3 रिंग लगाओ तब भी सही होगा। हाँ ये R क्या है? R नंबर ऑफ रिंग,
आर क्या है? नंबर रिंग है। जितना रिंग होगा आर के रखते जाओगे तुम्हारा फार्मूला लगता जाएगा। चलो करके देखा जाए। हाँ, इस रिंग में भी सही होगा, इसमें भी सही हो जाएगा। हाँ बताओ, एन की वैल्यू कितने थे इसमें कार्बन? 6, तो एन की जगह 6, C6H, 6 दूनी 12, 12 + 2 -2। हाँ, रिंग कितनी है? 1। हाँ, सॉल्व करो कितना आया? C6, 12 दूनी 24, नहीं सॉरी 12 2 14, 14 में 2 घटाओ 12, 12 फिर बताओ 12 हाइड्रोजन है कि नहीं है ना? मतलब ये फार्मूला इसमें सही है, इसमें भी सही है। हाँ रखा जाए। बताओ कितने कार्बन है? 10, तो एन की जरूरत 10, C10H 20 + 2 -2 आर। रिंग कितनी है? 2। सॉल्व करो। C10 20 दूनी 20 2 22, 22 में 4 घटाओ 18। देखो 18 हाइड्रोजन है। कभी गिने थे हम 18? समझ में आया? तो मतलब ये फार्मूला एक रिंग में भी सही होगा, 2 रिंग में भी सही होगा, 3 रिंग में भी सही होगा। करके देख सकते हो। 3 रिंग लिखो। 3 रिंग मतलब कितने कार्बन हुए गिनो? 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए? 14। तो एंड की जगह रखेगा 14, एच की जगह 14 दूनी 28, 28 + 2 -2। रिंग की संख्या कितनी है? 3। सॉल्व करो। C14 28 2 30, 3 दूना 6। हाँ, 30 में 6 घटाओ 24, यानी कि इसमें 24 हाइड्रोजन होने चाहिए। इसमें 24 हाइड्रोजन है। देखो सामने कैसे दे? 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। क्या समझ में आया? तो ये फार्मूला अब तुम याद कर लो। किसके लिए? एलिसाइक्लिक के लिए। समझ में आया? एलिसाइक्लिक का जनरल फार्मूला क्या है और एलिसाइक्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइकिल है और प्रॉपर्टी एलिफैटिक की तरह है, तो नाम रख दिया एलिसाइक्लिक। हाँ, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। एरोमेटिक। एरोमेटिक की पहचान क्या? कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है मेरे सामने दे दिया जाए हाथ में, आप पूछे कि एरोमेटिक है कि नहीं, कैसे पहचानोगे? बोलो। बेंजीन होना चाहिए। मतलब क्या एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन ही होता है? क्या सारे एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन होते हैं? पाई बॉन्ड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए, उसमें हाइपर कंजुगेशन होना चाहिए। तुम लोग जो है सब उटपटांग सब कंसेप्ट लगाए चले जा रहे हो। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। तुम्हारे हाथ में कंपाउंड पकड़ा दिया जाए, प्रैक्टिकल, तुमको बताना एरोमेटिक है कि नहीं। सबसे पहले उसकी स्मेलिंग करो, सूंघो। यदि उसमें मीठी मीठी गंध आ रही है, स्वीट स्मेलिंग आ रही है, तो समझो एरोमेटिक हो सकता है। क्योंकि एरोमेटिक शब्द लिया एरोमा से, और एरोमा का लैटिन मीनिंग होता है स्वीट स्मेल। तो जो मालिक्यूल में मीठी मीठी गंध आ रही है, मतलब मे बी एरोमेटिक, वो एरोमेटिक हो सकता है। अब जैसे वाश बेसिन में जो वाइट कलर की बॉल होती है, जब पानी गिरता है तो मीठी मीठी गंध आती है, वो एरोमेटिक है। और वही मीठी गंध तुमको मिलेगी हर एरोमेटिक कंपाउंड में। हाँ, लेकिन हम मीठी गंध के आधार पर एरोमेटिक को चेक करें थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है उसकी भी मीठी गंध होती है, और हमने ज़्यादा इनहेल कर लिया तो जानते हो क्या, वो डेथ भी हो जाएगी। क्योंकि क्लोरोफॉर्म पॉइजनस भी होता है, उसकी स्वीट स्मेलिंग होती है लेकिन वो पॉइजनस होता है। तो मतलब हम स्मेलिंग के आधार पे किसी को एरोमेटिक चेक करें तो बताओ तो रिस्क हो जाएगा। अब हम कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं उसको चेक करने का, एरोमेटिक का। हाँ, तो एरोमेटिक को चेक करने का एक दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा कंसेप्ट है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। एरोमेटिक कंपाउंड का एक ही सबसे मेन रिएक्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। वो रिएक्शन का एक कैरेक्टर उसके पास, और जो किसी और के पास नहीं है, वो एरोमेटिक के पास ही है। वो रिएक्शन क्या?
एक लाइन में जवाब दो, वो रिएक्शन क्या है जो कि एरोमेटिक के पास ही है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड का, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? एरोमेटिक कंपाउंड का मेन कैरेक्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उस रिएक्शन में क्या क्या आता है? नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, सल्फोनेशन। ये 11th हो गया। अब 12th में जाओगे तो रायमंड टाइमन रिएक्शन होगा, कोल्बे रिएक्शन होगा। ये 12th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है वही इलेक्ट्रोफिलिक। एक लाइन में कहें ये सब रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एरोमेटिक का मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। तो पता एरोमेटिक को तुम्हें प्रैक्टिकली चेक करना है, तो क्या पहचान बताया? स्वीट स्मेल। और दूसरी पहचान क्या बताया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट कर लो एरोमेटिक की पहचान। हाँ लिखो, पहला स्वीट स्मेल, और दूसरा पहचान क्या बताया? इलेक्ट्रोफिलिक। पहली पहचान स्वीट स्मेल, मीठी गंध, और दूसरी पहचान इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एरोमेटिक का मेन कैरेक्टर है। ये है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज उसमें एक रिएक्शन नाइट्रेशन भी है, नाइट्रेशन। अब जैसे बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? बेंजीन कलरलेस लिक्विड होता है, बेंजीन में कोई कलर नहीं होता, ये लिक्विड कलरलेस होता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन तुम्हारे मन में आएगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर होता है, कलर नहीं होता, ये सब हमको याद करने में दिक्कत होती है। तो ठीक है, उसका भी कंसेप्ट है। कोई कलर है कि कलरलेस है, तुम देख के, चेहरा देख के बता सकते हो, और उसका कंसेप्ट तुम लोग को सुना देंगे। इसलिए कलर को लेके परेशान मत होना। हाँ, अभी सुन लो, अभी हम क्या एरोमेटिक बता रहे हैं, इसके बाद में कलर भी बता देंगे तुमको। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन क्या होता है? कलर लेस होता है। हाँ, जब इसका तुम नाइट्रेशन कराओगे, इसमें नाइट्रिक एसिड डालोगे और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर डालोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन में। और जैसे ही नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होगा, ये येलो हो जाएगा। इसका कलर क्या होगा? येलो। तो बेंजीन का तुमने नाइट्रेशन कराया, तो तुमने नाइट्रोबेंजीन बनाया, तो येलो कलर तुमको दिखाई देगा। इसका मतलब येलो कलर आने का मतलब रिएक्शन में नाइट्रेशन हो गया है, और नाइट्रेशन हुआ है तो निश्चित ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, क्योंकि रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक टाइप है, एग्जाम्पल है ये। तो जिस मॉलिक्यूल का हम नाइट्रेशन कराते हैं, यदि रिएक्शन हो रहा है, कुछ कलर चेंज आ रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक है। समझ में आया? एरोमेटिक चेक करने का एक तरीका ये भी है, प्रैक्टिकल बता रहे, प्रैक्टिकल। और स्मेलिंग भी है, लेकिन स्मेल के आधार पे तुम कंफर्म करो, थोड़ा रिस्क होगा, इसमें कोई रिस्क नहीं है। बोलो, समझ में आया? ये तो होगा प्रैक्टिकल बात। मान लो पेपर पे ऑप्शन दे दे, चार्ट हो ABCD करके, अब पूछे विच इज एरोमेटिक, तो तुम क्या को 4 ऑप्शन को स्मेल करके देखोगे किसमें से मीठी मीठी गंध आती है? कॉपी में से, पेपर में स्मेल आएगी नहीं। दूसरा, अच्छा उस ऑप्शन के ऊपर नाइट्रिक एसिड डाल दो, सल्फर डाल दो, देखो हो सब ऑप्शन पीला हो जाए, ये भी नहीं करोगे तुम। अब मॉलिक्यूल को ऑप्शन में देख के डिसाइड करना है एरोमेटिक है कि नहीं है, तो वो कैसे डिसाइड करोगे? जवाब, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो, उसके लिए उस मॉलिक्यूल में 4 कंडीशन होनी चाहिए। चारों कंडीशन, ये भी नहीं, 1 2 नहीं, सब के चारों। जब चारों कंडीशन उसमें है, मतलब एरोमेटिक होगा। और ऐसे एरोमेटिक एग्जाम्पल की संख्या मोर देन 50, 50 ज़्यादा एग्जाम्पल है, 50 से भी ज़्यादा एग्जाम्पल एरोमेटिक के हैं हमारी किताबों में। अब बताओ कौन 50 एग्जाम्पल रटेगा? सीधा 4 लाइन क्यों ना रट ले, वो 4 कंडीशन क्यों ना याद कर ले। अब वो 4 कंडीशन क्या है, किसके लिए? फॉर, हाँ लिखो, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी।
कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। खड़े जाओ, बोलो क्या बात, आपस में बात कर रहे हो, हमको नहीं बता रहे हो, कोई सीक्रेट बात है? फिर टेस्ट को लेके, तो जब टेस्ट का समय आएगा तो होगा। तुमको ध्यान उधर क्यों जा रहा है तुम्हारा टेस्ट की तरफ? क्लास के अंदर पूरी कंसंट्रेशन, तो बात अंदर जाएगी, वरना इधर सुनो इधर से पार, फायदा क्या बैठने का, है कि नहीं? इसलिए क्लास में बैठो तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, अगल बगल किसी को देखना ही नहीं है, केवल हमको देखना है बस। और मेरी नज़र पड़े तो आई से आई कांटेक्ट बनना चाहिए, तो बात अंदर जाएगी, वरना बैठना यहाँ टाइम पास है, कुछ हासिल होगा नहीं यहाँ से। बैठो। हाँ, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, उसकी कंडीशन क्या है? 4 कंडीशन, चारों फुलफिल होनी चाहिए। पहला, नंबर 1, वो साइक्लिक जरूर होना चाहिए। और तो साइकिल दिखने आता है सबको, रिंग सबको दिखाई देता रिंग है। दूसरी पहचान है मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए। प्लानर, सारे एटम एक प्लेन, मतलब ये देखो प्लेन है ना, ये प्लेन पूरा ऐसे, एटम भी ऐसे प्लेन होना चाहिए, है कि नहीं? पूरा मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लानर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? क्या कॉपी पर हाथ फेर के देखेंगे प्लेन है कि नहीं? अरे मेरी कॉपी प्लेन है, जो लिखा वही प्लेन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? प्लानर का मतलब क्या समझा? नहीं पकड़ पाया, अच्छा हमने पूछ दिया। कौन बताएगा प्लानर का? हाथ उठाओ जरा। प्लानर का मतलब क्या? कॉपी तुम्हारी प्लेन है, जो लिखो वही प्लेन हो जाएगा। कैसे पता जाएगा? मॉलिक्यूल फार्मूला लिखा, फार्मूला, स्ट्रक्चर नहीं बना है, मान लो फार्मूला भी दिया है, स्ट्रक्चर भी दिया है, तो कैसे पता चलेगा? प्लानर, प्लानर का मतलब उसमें जितने भी कार्बन दिख रहे हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन दिखेंगे, हर कार्बन का क्या चेक करो? हाइब्रिडाइजेशन। सारे कार्बन तुम्हारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने चाहिए। पता है sp2 का शेप क्या होता है? ट्राइगोनल प्लानर। तो जो भी कार्बन होगा sp2 सब प्लानर हो गया। बैठो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। अब बताओ sp2 आता है देखने ना, 11th में हाइब्रिडेशन पढ़ा है ना? बताओ क्या हाइब्रिडेशन में क्या गिनते हो? क्या देखा जाता है? सिग्मा बॉन्ड कि पाई बॉन्ड कि सिग्मा पाई कि लोन पेयर? क्या देखा जाता है हाइब्रिडेशन निकालते समय? हाइब्रिडेशन डिसाइड कैसे होता है? सिग्मा से, केवल पाई से, कि सिग्मा पाई दोनों से, कि लोन पेयर से, कि सिग्मा लोन पेयर से? किससे? सिग्मा और लोन पेयर। पाई हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर से डिसाइड होता है हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? ये सब 11 का कंसेप्ट पूरा काम आएगा 12th में, ये समझ लेना। बिना 11th के 12 नहीं क्लियर होगा। इसलिए जो अपनी कमियां हैं दिखा दो हमको, दिखाओगे हम सुधार देंगे, और चुपचाप बैठे रहोगे तो गए काम से। इसलिए हमको सबकी नज़र मिलानी पड़ती है, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर बात मेरी बात तुम्हारे से लड़ती है अंदर जाके, और तुमको यदि मेरी बात समझ में आएगी तो चेहरे पर रौनक आ जाती है। और चेहरे पर रौनक है मतलब लाइन क्लियर, भगाओ गाड़ी तेज़ी से। और रौनक नहीं आ रही है मतलब कुछ गड़बड़ है, तो खोदो अंदर कुछ गड़बड़ है। इसलिए बोलते हैं आई टू आई कांटेक्ट बनना चाहिए, तब जाके गाड़ी भागेगी तेज़ी से, वरना कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देगी बीच में जाके। बात समझ में आया? तो देखो सामने, जैसे बेंजीन को हम लोग क्या मानते हैं? प्लानर मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? देखो ध्यान से, इसका प्रत्येक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसे? देखो, हाँ बताइए, इस कार्बन से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इस कार्बन से कितने सिग्मा है? 3। पाई बॉन्ड को काउंट करते ही नहीं, हाइब्रिडेशन देखना ही नहीं, उस तो पाई छोड़ो। तो बता, इस कार्बन से कितने सिग्मा है? 3। तो जब 3 सिग्मा है तो ये कार्बन हो गया sp2, और sp2 का शेप होता है ट्राइगोनल प्लानर। अच्छा, यही इसका भी एक एस्टर है। देखो, इससे भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। इस कार्बन से भी यहाँ जो कार्बन दिख रहा है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो ये भी क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लानर। समझ में आया? अच्छा देखो, ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन को 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो ये भी हो गया ट्राइगोनल प्लानर। ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन है,
इस कार्बन देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा मतलब sp2 ट्राइगोनल प्लानर। ऐसे देखो हर कार्बन तुम्हारा ट्राइगोनल प्लानर, हर कार्बन ट्राइगोनल प्लानर। और पूरा मालिक्यूल क्या होगा? प्लानर। मतलब सर से लेके पैर तक सारे एटम एक प्लेन में है, sp2 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 sp2। इसमें हमने केवल सिग्मा काउंट किया। कभी लोन पेयर इसलिए नहीं काउंट किया, लोन पेयर है ही नहीं। लोन पेयर होता तो भी काउंट करते। पाई को हम काउंट नहीं करते हैं, हाइब्रिडेशन याद रखना। पाई अनहाइब्रिडाइज होता है, वो शेप में डिसाइड नहीं करता। सिग्मा प्लस लोन पेयर, इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तुम बात ही नहीं कर रहे लोन पेयर की। हाँ सिग्मा है। हाँ बोलो, कुछ समझ में आया कि और खोले हाइब्रिडेशन को? और खोले? बोलो। तो ठीक है, पहले एरोमेटिक को, एरोमेटिक जो हाथ लगाए इसको पूरा कर दें, फिर उसको भी खोल देंगे। पहले कि हाइब्रिडेशन खोलने में एरोमेटिक बिखर जाएगा, धीरे धीरे खोल देंगे। सामने देखो पहला कितना हो गया? साइक्लिक प्लानर। तीसरा पॉइंट है कंजुगेशन। अभी हम पॉइंट लिख देते हैं, समय हो गया, सॉल्यूशन का समय हो गया, एक्सप्लेन आगे करेंगे इसको। हाँ, पहला साइक्लिक, दूसरा प्लानर, तीसरा कंजुगेशन और चौथा हकेल रूल। हकेल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 पॉइंट नोट कर लो। अब इन चारों को हम खोलेंगे और खोल के एरोमेटिक को समझाएंगे। अभी केवल हमने हेडिंग दिया बस, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। बोलो समझ में आया? साइकिल समझ में आ गया, प्लानर समझ में आया होगा। बाकी इन 2 पॉइंट को खोलेंगे, फिर एरोमेटिक को समझा देंगे। तो मतलब तुमको बिना स्मेलिंग के, बिना रिएक्शन के, पेपर पे ही देख के बताओगे एरोमेटिक है कि नहीं है, बता सकते हो। और संख्या मोर देन 50, 50 से ज़्यादा एग्जाम्पल है इसके। ठीक है। हाँ, तो ये टाइम हो गया पहला क्लास का। दूसरी क्लास सॉलिड स्टेट की है। जिन्होंने क्लास नहीं किया वो बैठे रहेंगे, बाकी दूसरे रूम में जाएंगे, टेस्ट देंगे। पेपर रेडी है ना? हटा दो।